नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको जोलो एरा एक्स की टीयर डाउन पार्ट्स व्यू और रीअसेंबली दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा जोलो एरा एक्स है जिसको कि मैंने रिसेंटली अमेजन से 5777 रुपये में खरीदा था। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो इस फ़ोन के बारे में, लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा होगा। तो आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि हमने इस जोलो एरा एक्स को बहुत बुरा भला कहा और ये बात सच भी है। मेरी रिसेंट वीडियो जिसको कि मैंने कल के दिन में अपलोड किया था, आप देख सकते हो कि मैंने उसमें कहा था कि जोलो एरा एक्स वालों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। यहाँ पर अगर SAR की वैल्यू देखी जाए, पीछे लिखी थी उन्होंने, तो SAR की वैल्यू उन्होंने कोई कंफर्म नहीं कर रखी है। तो मैं अगर बैटरी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SAR उन्होंने लिखा हुआ है लेस देन 1.6 वाट पर kg। कहाँ पर, बॉडी पर कि टिश्यू पर, ये नहीं बता रखा है। और दूसरा कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता रखी। तो मैं कह सकता हूँ कि जोलो एरा एक्स वाले इस शायद SAR को छुपाना चाह रहे हैं हमसे, या फिर कुछ ये SAR वैल्यू में कुछ गड़बड़ है। अगर वो SAR वैल्यू को शायद बता देते तो शायद हम लोग इसको ना खरीदते, क्योंकि मुझे लगता है इसके SAR वैल्यू करीबन 1.5 है वाट पर kg। तो फिलहाल हमने उनसे जवाब मांगा है, देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। तो आइए अब इस वीडियो एपिसोड में हम आपको इसका टीयर डाउन करना सिखाते हैं। तो टीयर डाउन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बैक कवर निकालना पड़ेगा। एक नोच यहाँ पर है, उससे आप बैक कवर को निकाल लीजिए। फिर अपनी बैटरी निकाल लीजिए, एक नोच यहाँ पर है, उससे बैटरी को खींच के निकाल लीजिए। और उसके बाद अगर आपने कोई सिम डाल रखी है सिम ट्रेस में, उसको निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर सिम डली है तो उसको भी निकाल लीजिए। उसके बाद मेमोरी कार्ड को भी निकाल लीजिए। तो अब सबको साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस जोलो एरा एक्स के बैक में टोटल 12 स्क्रूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप अपना फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर लीजिए। इसका जो आता है ये प्लस टाइप का स्क्रू ड्राइवर होता है, इससे आप इन 12 स्क्रूज को निकाल दीजिए। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप आगे की वीडियो देख सकें। तो आप देख सकते हो कि मैंने 12 के 12 स्क्रूज निकाल दिए हैं। कुछ स्क्रूज अभी इस बॉडी में रह गए, जैसे कि ये वाला स्क्रू, तो बॉडी पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इससे। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना प्राइम टूल लेना है। तो प्राइम टूल ये इस टाइप के आते हैं, प्लास्टिक के टूल। आप गिटार पिक को इस्तेमाल कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन की सिम को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप नाखूनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अब इसका बैक को प्राई करना है, मतलब कि खींचना है, अलग करना है इसके फ्रंट से। तो कैसे करेंगे, तो आप अपना प्लास्टिक का प्राई टूल ले लीजिए और देखिए यहाँ पर एक तो बैटरी के साइड से जगह बन रही है। आप बैटरी के साइड से जगह बना लीजिए। देखो ऐसे खींचने पे भी खुला आ रहा है, पर ध्यान रखिए अगर आपके 12 स्क्रूज निकले हैं तभी ये पॉसिबल है। आप ज़बरदस्ती ना कीजिए, क्योंकि किसी पॉइंट पर ज़बरदस्ती करोगे तो प्लास्टिक के टूटने के चांसेस पूरे होते हैं। आप देख सकते हो कि प्राइंग टूल से मैंने इसको कितनी आसानी से सेपरेट कर दिया इस जगह से। बस मैंने बैटरी की जगह का सहारा लिया और ऐसे ही मैं बैटरी की जगह सहारा इस साइड को लेके कोशिश करता हूँ कि ये मैं प्लास्टिक को प्राई कर सकूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ से जगह बन जाती है। जैसे जगह बन जाती है तो मैं धड़ल्ले से फूके शेर की तरह टूट पड़ता हूँ। देख सकते हो कि अब ये बैक जो कवर है, ये बैक बेजल है, ये निकलने को तैयार है। बस ध्यान रखिए यहाँ पर शायद कोई क्लिप हो सकती है, इस साइड को अधिकतर होती है। तो अब ये बैक कवर आपका निकल चुका है। तो फिलहाल पहले बैक कवर पर देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बहुत सारे कंपोनेंट्स है इसमें। आप देख सकते हो कि एंटीनास हैं, और ये इस साइड का जो एंटीना होता है मोस्ट प्रेफरेबली ये बना होता है वाईफाई के लिए। और ये एक पैड वाला एंटीना होता है, ये जनरली GPS वाला एंटीना होता है। और नीचे के साइड को जो भी एंटीनास होते हैं वो आपके 4G 2G और 3G वाले एंटीनास होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर है। हालांकि मैं अब इस स्क्रूज को भी निकाल देता हूँ जो अब इसमें रह गया है था। तो ये है इसका बैक कवर। तो आइए एक बार बैक कवर में ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बैक कवर में आप देख सकते हो कि एंटीनास तो मैंने आपको लोकेट करके बता दिए, साथ में एक कैमरा लेंस लगा हुआ है पीछे की साइड को। और आप देख सकते हो कि जो पीछे वाली जो फ्लैश है उस पूरी फ्लैश यहीं पर लगी हुई है। लेट सपोज अगर आपकी फ्लैश ख़राब हो जाती है इस फ़ोन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी असेंबली को उठाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो इस जो यहाँ उन्होंने एक स्टिकर दे रखा है प्लास्टिक का, इस डबल साइडेड टेप से इसको हटाना है। और जैसे आप इसको हटाते हो तो नीचे वाला जो आपका LED फ्लैश है, ये फ्लैश लैंप है, वो निकल जाएगी। अगर लेट सपोज ये ख़राब हो रखी है तो अपनी ट्यूज़र ले लीजिए और इसके नीचे डाल दीजिए उसको, और बहुत धीरे धीरे करके आराम से कोशिश कीजिए कि
आप किसी भी चीज़ को उखाड़े ना तो ये पीछे की फ्लैश LED वाली लाइट आपकी निकल चुकी है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत छोटी सी एक LED लगी हुई है वाइट कलर की, जो कि आपकी फ्लैश के लिए जिम्मेदार है। तो अगर ये ख़राब हो चुकी है तो आपको दुकान में जाकर या ऑनलाइन शॉपिंग से इसको मंगाना पड़ेगा। जिससे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप इस प्रोडक्ट को लीजिए और इसको सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जो पहले पोर्शन अलाइन जो करोगे वो इन 2 डॉट्स को, इन 2 छेदों को, इन छेदों इससे मिलाओगे। तो इसको मिलाते ऐसे हैं कुछ, जैसे मिल जाएगा तब इसको दबा दीजिए और इसके ऊपर इसको रख दीजिए और उसके बाद फिर जो स्टिकर आपने निकाला था बचा के उसको इसके ऊपर फिट कर दीजिए। तो ध्यान रखिए कि ये जो 2 पैड्स हैं ये पैड्स दिखने चाहिए। तो आप हाथ मत लगाइए, क्योंकि जो ह्यूमन ऑयल होता है, हाथ में जो हमारे तेल होता है, उससे जो जितनी भी ग्लू होती है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं, कभी वापस चिपकती नहीं है उस तरीके से। तो मैं इसलिए ट्वीज़र का इस्तेमाल करता हूँ। आप भी ट्वीज़र का ही इस्तेमाल कीजिए, मतलब चिमटी का इस्तेमाल कीजिए। आप देखो तो मैंने 2 मिनट पैड छोड़ दिए, इसका मतलब कि आप ये फ्लैश LED जो कनेक्टर्स है पीछे की तरफ से यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका बैक कवर ऊपर की साइड से। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिलिकॉन टाइप के उन्होंने थर्मल पैड्स दे रखे हैं जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेन बोर्ड से लेके यहाँ तक। तो ये एक तरह से थर्मल पैड्स हैं। और नीचे की साइड को देखोगे तो आपको जो मेन लाउड स्पीकर इस फ़ोन का वो इसी नीचे साइड में मिल जाएगा। तो इसको अगर ख़राब हो जाए तो देखते हैं कि ये रिप्लेसेबल है कि नहीं है। आप देख सकते हो ये रिप्लेसेबल है, आराम से छूट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लास्टिक का प्राइंग टूल लेना है और इसको पीछे से धक्का दे देना है, तो आपका लाउड स्पीकर आराम से बाहर निकल आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो लाउड स्पीकर है वो एक पूरी असेंबली में आता है। इसमें कनेक्टिंग पैड्स इसके यहाँ पर हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 2 कनेक्टिंग पैड्स है। ये एक 3G एंटीना है या 4G एंटीना है जो कि नीचे की साइड को लगा हुआ है। हालांकि आप इसमें से एंटीना को या लाउड स्पीकर को सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें आप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू से देख सकते हो यहाँ पर चिपक रखी हैं, तो ये निकल नहीं सकता आपस में। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये हो गया इसका लाउड स्पीकर और एंटीना असेंबली। इसके सिवाय बैक कवर पर अब कुछ नहीं है, हम इसको साइड में रख देते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं फ़ोन की साइड को। तो फ़ोन की साइड में आप देख सकते हो कि 2 PCB है, एक ऊपर की साइड को जिसको हम टोटल मदरबोर्ड बोलते हैं और एक नीचे की साइड को जिसको हम बोलते हैं सब PBA PCB। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ऊपर की साइड वाले बोर्ड को निकाला जाए जो कि जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड को निकालने से पहले एक बार इनके जो स्क्रूज हैं उनको लोकेट कर देते हैं। 2 तो मुझे दिख रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। ये 2 स्क्रूज को मैं पहले निकाल देता हूँ। तो सेम फिलिप स्क्रू ड्राइवर से ही निकलेगा। ये स्क्रूज थोड़े छोटे हैं तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि ये स्क्रूज ज़्यादा मिक्स ना करें अपने मेन स्क्रूज से। तो अब फिलहाल आप मदरबोर्ड को मत उठाइए, क्योंकि इस समय आप देख सकते हो कि एक कैप्टन टेप से, मतलब ये कैप्टन टेप है, ये हीट रेजिस्टेंस टेप होती है, इसके जरिए ये कनेक्टर्स स्थिर पड़े हुए हैं। तो हमें सबसे पहले इस कैप्टन टेप को हटाना पड़ेगा। तो मैं ट्वीज़र लेके सबसे पहले तो इस कैप्टन टेप को हटा देता हूँ, ये वाली। उसके बाद मैं इस कैप्टन टेप को हटा देता हूँ और फिर इसके बाद मैं इस कैप्टन टेप को भी हटा देता हूँ। तो फिलहाल ये ज़्यादा निकल नहीं रही है, क्योंकि ये बहुत सारी तगड़ी ग्लू के साथ मुझे लगता है मैं इसको निकाल तो सकता हूँ, पर मेरा ट्वीज़र इतना परफेक्ट नहीं है। तो इसको निकालने के लिए मैं अब चपटी वाली चिमटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चपटी वाली चिमटी मेरी आप देख सकते हो कि उसमें भी ग्रिप नहीं है उतनी अच्छी। तो अब मैं फाइनली इससे ट्राई करके देख लेता हूँ। ये निकल गया। तो ये सिर्फ ट्वीज़र की जो पकड़ है उस पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी ये कैप्टन टेप्स निकाल दी हैं। तो अब बारी है इन कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करने की। ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट होगा इसको उठाने से। तो ये है आपकी पावर ऑन ऑफ बटन का कनेक्टर। तो इसको खींच के मैं निकाल देता हूँ। आप देख सकते हो कि कैप्टन टेप की ग्लू कुछ बची हुई है, इसलिए इसको निकालना आसानी हो रहा है। अब ये है आपका मेन LCD कनेक्टर। तो इसको निकालने के लिए आप देख सकते हो इसका पीछे को नहीं है, इसका इधर को, इस साइड को है। तो आपको इस कनेक्टर को बहुत सावधानी से ऊपर को उठाना है और फिर LCD का जो रिबन कनेक्टर है उसको बाहर निकाल देना है। अब ये कनेक्टर है आपका, इसको ज़रूरी नहीं है आपको निकालने की, आप कैमरे को साथ मदरबोर्ड कर रख सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको निकालना बता देता हूँ। अगर आपका कैमरा ख़राब हो जाए तो आप इसको पहले उठा लीजिए ऐसे करके, इस वाले कैमरे के लिए भी इसको उठा लीजिए और फिर इसके बाद ट्वीज़र से पकड़ के इस रिबन को बाहर निकाल लीजिए। तो ये आपका कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे ही आपका आगे वाला कैमरा इससे खींचने से इसको बाहर निकल जाएगा। और ये है आपका डिजिटाइजर का कनेक्टर, मतलब टच का। तो ये भी निकाल लेते हैं।
ये ऐसे करके निकल गया। तो लगभग आपका मदरबोर्ड अब फ्री हो चुका है। बस एक केबल है जो कि एंटीना केबल इसके नीचे से जा रही है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मुझे पहले मदरबोर्ड को उठाना पड़ेगा। तो मदरबोर्ड को मैं हल्का सा हिला के निकाल देता हूँ और फिर एंटीना केबल को नीचे से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपकी 2G, 3G और 4G की एंटीना केबल है। तो आप देख सकते हो कि अब मदरबोर्ड रिलीज़ हो चुका है और इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हो कि सारे कंपोनेंट्स लगभग इसी मदरबोर्ड पर हैं। तो आइए सबसे पहले इस मदरबोर्ड को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड में एक यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक की टेप का इस्तेमाल कर रखा है। तो ये सेम वही चीज़ है कि USB को उन्होंने कवर कर रखा है। ये आपका चार्जिंग पोर्ट हो गया। तो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ नीचे क्या है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीक़ा से उन्होंने इस टेप के जरिए शील्ड करने की कोशिश की है USB को। तो ये इसको मैं साइड में रख देता हूँ निकाल के। तो आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड लगभग इस साइड से तो पूरा खाली हो चुका है। तो अब जो है मेन कंपोनेंट्स आप देख सकते हो कि कोई IC तो दिख नहीं रहा। सारे कंपोनेंट्स कहाँ गायब हो गए? तो सारे कंपोनेंट्स आपके हैं इसके नीचे, इन मेटल शील्ड्स के नीचे। तो देखते हैं कि क्या ये मेटल शील्ड निकल सकती हैं। आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी शोल्डेड है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, वो है गर्म करके इसको या इसको हॉट एयर स्टेशन पर रख के फिर इसको ऊपर की तरफ को खींच लें। तो आप देख सकते हो कि मदरबोर्ड में अब मैं कोई भी ICs को या किसी भी कंपोनेंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे जो है इस मेटल शील्ड के नीचे दबे हुए हैं। तो मैं इनको डिस्पोज नहीं कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आपकी कोई IC ख़राब हो जाती है या आपका कोई कंपोनेंट यहाँ पर फेल हो जाता है इस मदरबोर्ड के ऊपर, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको ये पूरी शील्ड को हटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर टफ चैलेंज है। हालांकि अगर हम मैं कंपोनेंट लेआउट की बात कर देता हूँ तो इसकी तरह से अगर देखा जाए तो जो USB पोर्ट है ऊपर की साइड को यहाँ पर 3.5 mm का हेडफोन सॉकेट है। ये आपका डिजिटाइजर कनेक्टर है। ये आपका फ्रंट कैमरा कनेक्टर है। ये रियर कैमरा कनेक्टर है। ये आपका LCD कनेक्टर है। ये आपका पावर बटन कनेक्टर है। ये आपकी SD कार्ड ट्रे होगी। ये सिम ट्रे होगी। ये बड़ा वाला सिम वाली ट्रे होगी। ये आपके बैटरी कनेक्टर है। ये टेस्ट पॉइंट्स हैं आपके। ये तो मुझे लगता है कि हाँ, ये आपका नीचे वाले एंटीना का टेस्ट पॉइंट्स हैं। ये शायद ऊपर वाले इस वाले बेस एंटीना का टेस्ट पॉइंट हैं। और इसके सिवाय अब इस साइड में और कुछ नहीं है। तो अगर पीछे की साइड को देखा जाए बोर्ड के, तो पीछे की साइड को आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पर रहा और ये इसका USB पोर्ट का पीछे का हिस्सा है। और ये आपका जो फ्रंट स्पीकर्स हैं, आपके रियर में जो स्पीकर्स है उसके कनेक्टर्स हैं, यहाँ पर कनेक्ट होंगे ये। और ये टेस्ट पॉइंट्स हैं और सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। और ये सब PBA कनेक्टर है। और यहाँ पर आप कैपेसिटर्स और ये मेन एंटीना कनेक्टर है। तो ये हो गया आपका टोटल मदरबोर्ड। तो आइए इसको अब साइड में रख देते हैं। तो आइए अब आगे का कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं। तो आगे के कंपोनेंट्स में आते हैं कि एक पूरी केबल है जो कि ऊपर से लेके नीचे को जा रही है और एक छोटे से सब PBA बोर्ड पर जा रही है। तो आइए इस बोर्ड को भी रिलीज़ कर देते हैं। एक स्क्रू है, उसको हटा दीजिए और बोर्ड को, या पहले तो सबसे पहले इस केबल को हम लोग हटा देते हैं। तो इसको हटा देते हैं। तो ये होगी मेन केबल। और अब इस बोर्ड को अगर रिप्लेस करना है तो आपको नीचे से चिमटी डाल के इसको उठाना पड़ेगा। तो आप इसको खींच के ऊपर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा सब PBA बोर्ड, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं, इस कनेक्टिंग पैड्स हैं जो कि आगे वाले एंटीना को कनेक्ट करते हैं, जो यहाँ पर आपके एंटीनास लगे हुए हैं। इस एंटीनास को ये कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं 2 बता रहा था कनेक्टर, यहाँ 3 हैं। 3 पैड्स यहाँ पर 3 हैं। ये 2 तो आपके गोल्ड प्लेटेड हो गए, एक आपका ये जो कि प्लेटेड नहीं है। तो ये एंटीनास हो गए। तो अब सब PBA सेक्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा सब PBA सेक्शन इस साइड को है। आप देख सकते हो यहाँ से मेन मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये नीचे को यहाँ कहीं जा रहा है। इसमें वाइब्रेटर मोटर, आपका मेन माइक्रोफोन, एक और छोटा सा PCB है। तो आइए इस PCB को भी रिलीज़ कर देते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ये छोटा वाला माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है या आपका वाइब्रेटर मोटर काम नहीं कर रही, तो आपको ये पूरा सेक्शन बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वाइब्रेटर मोटर को उठा लें। अगर वाइब्रेटर मोटर काम नहीं करे तो आपको पूरा असेंबली लेनी पड़ेगी वाइब्रेटर मोटर की। तो ये होगी वाइब्रेटर मोटर। देखो कि ये आपकी शोल्डर्ड है, ये कोई आपकी कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कोई कनेक्टर नहीं है, बेस कनेक्टर। तो ये तो एक तरह से पूरा का पूरा जो मुझे चाइनीज़ फ़ोन बोलते थे ना इसको, ये पूरा का पूरा चाइनीज़ फ़ोन ही लग रहा है। ये माइक्रोफोन भी शोल्डर्ड है। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ करती थी, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है।
ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। रबर गैस्केट के साथ उन्होंने माइक्रोफोन को यहाँ पर फिट कर रखा है। तो इसका मतलब अगर आपका माइक्रोफोन ख़राब हो चुका है या आपका वाइब्रेटर मोटर ख़राब है तो आपको शोल्डरिंग आयरन लेके इन दोनों को रिप्लेस करना होगा। तो अगर सब पीवीए पोर्शन पूरा ख़राब हो चुका है तो आपको सब पीवीए पोर्शन को हटाने के लिए आपको इस पूरी सिस्टम को, पूरी प्लेट को हॉट प्लेट पर रखना पड़ेगा या गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस पूरी प्लास्टिक को, मतलब इस पूरे प्लास्टिक को उठाना पड़ेगा। उसके बाद सब पीवी सेक्शन की इस वाले पूरी रिबन कनेक्टर को उठा लीजिए और उसके बाद ट्वीज़र डाल के यहाँ से इसको लिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सब पीवी सेक्शन की फ्लेक्स को हटा सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में ये नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको उठाना, ग्लू ख़राब हो जाएगी और इसकी में भी आप काफ़ी चीज़ें का नुकसान हो सकता है इस पर्पज़ में। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। तो वापस इसको लगा देता हूँ। तो ये हो गया आपका फ्रंट असेंबली। इस फ्रंट असेंबली में ऊपर की साइड को आप देख सकते हो, ये सब पीवी कनेक्टर हो गया, ये आपके बटन हैं। अगर लेट्स सपोज आपके बटन कनेक्टर्स टूट चुके हैं तो आपको इस पूरी असेंबली को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक चपटी सी कोई चिमटी ले लीजिए, चपटी वाली, या अपना स्पडर ले लीजिए। तो चपटी वाले से क्या होता है कि टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो देख सकते हो क्या, ये एक तरह से एक झटके से 2 हिस्सों में टूट सकता था। तो ये आपका पावर सेक्शन के जो बटन्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अब नया अगर सेक्शन के बटन लीजिए जो रिप्लेसमेंट में आए हैं और उसको अलाइन कर दीजिए। अलाइनमेंट आप देख सकते हो कि ये अलाइनमेंट, ये कट है, इस कट से आपको अलाइन करना पड़ेगा। इसको अलाइन कर दीजिए कट के साथ और ग्लू के साथ। ग्लू तो उसके पीछे आई होगी, स्टिकर निकाल के आपको ग्लू को एक्सपोज करना पड़ेगा। उसके बाद इसको चिपका दीजिए। तो आपके पावर बटन रेडीज हैं। तो अगर आपका रिसीवर स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए तो सबसे बेटर और आसान तरीका है, आप ट्वीज़र लीजिए और इसको आगे से लिफ्ट कर दीजिए। यहाँ पर एक स्पेस दे रखी थोड़ी सी, हालांकि हम लोग सलाह देते हैं कि इसको ना छुएं ज़्यादा, क्योंकि कई बार इसको उठाने के चक्कर में आपकी जो रबर गैस्केट है जो कि डस्ट को रोके हुए यहाँ से, ये कई बार पानी को भी रोकती है। ये वाली छोटी सी ये नैनो कोटेड होती है, तो ये टूट जाती है, फट जाती है। तो इसके बाद से फिर डस्ट इसमें एंटर कर सकती है। तो फिलहाल ये आपका पूरा असेंबली होगी। एक बार आपको ये असेंबली मिल जाए तो आप इसको फिर वापस, ध्यान रखिए कनेक्टर्स नीचे की साइड को हो, कनेक्टर नीचे की साइड को फेस करें और इसको यहाँ पर अलाइन कर दीजिए। तो ये हो गया इधर वाला। अगर आपके फ़ोन में टच या इसकी LCD वर्क नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे इस असेंबली को गर्म करना पड़ेगा। मतलब एक हॉट प्लेट पर जो मेरे पास यहाँ पर पड़ी रहती थी ना, उस हॉट प्लेट पर इसको गर्म करना पड़ेगा। उसके बाद इस सक्शन कम से इसको खींच के निकाल सकते हो और ये पूरी की पूरी असेंबली एक पीस में आपको देख सकते हो कि आप यहाँ पर ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, स्पेसिंग बन जा रही है। तो मैं अपनी प्लास्टिक के टूल से और हल्की सी हॉट एयर या हेयर ड्रायर से भी इस असेंबली को निकाल सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये असेंबली निकालना एक महाभारत होती है और ये पूरी वीडियो की जो टोटल टाइम है उसको काफ़ी टाइम लग जाती है। इस पूरी असेंबली के लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, पर फिलहाल मैं इस वीडियो में इस असेंबली को डिस्कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया टोटल इस पूरे फ़ोन का टीयर डाउन। तो आइए एक बार इन कैमरास पर भी नज़र डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कैमरास में अगर देखा जाए, हालांकि मुझे एक अचंभा हो रहा था कि जो फ्रंट वाली आपकी जो फ्लैश है, मैं अभी तक समझ भी नहीं पाया कि मदरबोर्ड पर मैंने सारा ढूंढ लिया, कहीं पर कोई LED लगी नहीं थी। तो ये फ्रंट वाले के लिए फ्लैश कहाँ से आ रही है, तो देख सकते हो फ्रंट वाला कैमरा, जो पीछे वाला रियर कैमरा यहाँ पर अलाइन होता है। तो इस रियर कैमरा के पीछे ही आपकी फ्रंट कैमरे वाली, ये मतलब यहाँ वाली आपकी फ्लैश LED है, तो ये पीछे लगी हुई है। वाह क्या डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, मान गए भाई चाइना वाले। तो ये इसका रियर कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और इसका ये फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल का। तो ये इनके कैमराज हो गए। चलो आइए देखते हैं हम इसका पूरे कंपोनेंट्स और पार्ट्स जिससे ये बना हुआ है। तो पार्ट्स में सबसे पहले तो हमने इस पे से स्क्रूज निकाल दिए। स्क्रूज हो गया, बैटरी होगी, आपके सिम होगी, SD कार्ड भी हो सकता है, आपका बैक कवर हो गया, आपका मेन मदरबोर्ड हो गया, LCD डिजिटाइजर के साथ फ्रंट फ्रेम हो गया जिसमें आपका सब PBA बोर्ड भी लगा हुआ है, आपका ये बैक बेजल हो गया, फ्लैश LED के साथ आपके कैमराज हो गए, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, एंटीना केबल होगी और ये एंटीना कनेक्टर्स हो गए और ये आपका ये लाउड स्पीकर और एंटीना सेक्शन हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो फ़ोन है इन कंपोनेंट से बना हुआ है। टोटल कीमत जो उन्होंने रखी हुई है इस फ़ोन की 5,777 रुपये। तो मेरा मानिए ये काफ़ी बड़ी कीमत है इस छोटे से फ़ोन के लिए। कोई बहुत बड़ी असेंबली नहीं है। सारा स्टफ्स जो मैं देख रहा हूँ अभी तक सारे कंपोनेंट्स सब चाइना से लगे हुए लग रहे हैं।
तो फिलहाल ये तो होगी इसकी पार्ट्स व्यू। तो आप अभी तक इस वीडियो में देख चुकी हो कि कैसे इस जोलो एरा एक्स को खोलें और कैसे इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करें और कैसे कोई फॉल्टी कंपोनेंट को आप बदलें, जैसे कि आपके कैमरा मॉड्यूल हो गए, इवन आपके स्क्रूज हो गए और ये लाउड स्पीकर असेंबली, रिसीवर स्पीकर, इन सबको वाइब्रेटर मोटर, माइक्रोफोन, इन सबको बदलना सिखा दिया आपको। तो फिलहाल ये हो गया इसके टीयर डाउन और पार्ट्स व्यू वाला पार्ट। तो फाइनली हम अब इसको असेंबल करते हैं। तो असेंबल करने के लिए हमें सेम प्रोसेस जो हमने अभी तक रिपीट की थी उसको रिवर्स ऑर्डर में चलना होगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले तो हम लोग इस जो हमने कनेक्टर्स यहाँ से नीचे से उतारा हुआ है, इस कनेक्टर को वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। तो ये कनेक्टर कुछ इस टाइप से जाएगा, बस इसको लेके दबा दीजिए, अपने आप अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो इसका चौड़ा मुंह वाला स्क्रू है ना, इसको वाइट कलर का, ये यहाँ इसको वापस, हालांकि ये नॉन मैग्नेटिक स्क्रू लग रहा है मुझे, तो इसको लगा दीजिए। अब हम फ्लेक्स केबल को अलाइन कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग हर चीज़ लगा देते हैं, बस ये फ्लेक्स केबल की कनेक्शन को भूल जाते हैं। मैं कई रिव्यूअर्स को देख चुका हूँ, इवन अपने आप को देख चुका हूँ, मुझे लास्ट में याद आती है तो मुझे कट कॉपी करनी पड़ जाती है वाला सेक्शन, वापस यहाँ तक पहुँचना पड़ जाता है। तो ये एंटीना केबल्स मैंने अलाइन कर दी, बहुत बढ़िया तरीके से अलाइन हो चुकी है। अब पोर्शन है, मैं इसमें क्या फिट करूँ, ये मेन मदरबोर्ड। तो मेन मदरबोर्ड को फिट करने से पहले आप ध्यान दे दीजिए कि कोई कंपोनेंट आपने इससे हटाया नहीं जो कि पीछे की साइड को हो और अभी लगाना मुश्किल हो जाए। तो मैंने एक चीज़ हटाई थी, आप देख सकते हो, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ इससे हटाई थी, वो है ये टेप। तो आइए इस टेप को वापस लगा देते हैं। तो टेप कुछ इस टाइप से जाएगी। मुझे सबसे घटिया काम लगता है ये अलाइनमेंट करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्क्रीन गार्ड इंस्टॉल करना मेरे लिए महाभारत हो जाती है। तो सेम थिंग या सेम चीज़ यहाँ हो सकती है इसकी अलाइनमेंट के साथ। तो फिलहाल मैं तो इसको स्किप ही कर दूंगा, मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं है इसके साथ कुछ। तो ये फिट हो चुकी है। तो अब है इस मदरबोर्ड को अलाइन करना। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो पीसीबी कनेक्टर है ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। आपको भी इसको बिल्कुल सेट करके नीचे रखना है और मदरबोर्ड को नीचे दबाने से पहले या रखने से पहले इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लें। तो ये कनेक्टर कनेक्ट हो चुका है, हिला के देख लेंगे सही से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद केबल को अलाइन कर लें, उसके बाद मदरबोर्ड को नीचे सेट करें। तो मदरबोर्ड को एक जोर से इस साइड से हल्का सा अलाइन करने का धक्का दे दीजिए और चेक कर लीजिए कि ये जो सब पीबीएफ कनेक्शन वाला पोर्शन है वो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर से एक ट्राई कीजिए। ध्यान रखिए कि ये जो कनेक्टर हैं बाकी ये रास्ते में आड़े ना आए। देखिए अभी भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप देखिए अब ये कनेक्ट हो गया है। तो मैं इसको आड़े रख के भी कनेक्ट कर सकता था, ये देखिए अब कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाए तो आप अब पीसीबी या मदरबोर्ड को बिठा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि कोई भी कनेक्टर रास्ते में ना आए इसके। तो एक बार एंटीना केबल को भी ध्यान से अलाइन कर लीजिए, जोर मत लगाएं, अपने आप सब कुछ इसको अलाइन होने दीजिए, ये अपने आप आराम से नीचे को सेट हो जाएगा। बस यहाँ पर एक क्लिप है, इस क्लिप में इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा आपको। तो ये ऊपर से नीचे की साइड को अलाइन होगा उससे। तो फिलहाल देख सकते हो कि ये उतना बढ़िया तो नहीं लगा मुझे क्योंकि क्लिप की आवाज़ नहीं आई, पर फिलहाल ये अच्छे से बढ़िया तरीके से अलाइन हो चुका है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं एक एंटीना केबल को भी अलाइन करके इसको देख लेता हूँ। हाँ अब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है बारी दो छोटे स्क्रूज को, मतलब हालांकि मुझे दोनों के लगाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ फिलहाल अभी एक लगा देता हूँ, बाकी दूसरा मैं बंद करते वक्त लगा दूंगा। हालांकि मैं भूल सकता हूँ, मुझे मालूम है, मैं फिर भी रिस्क ले रहा हूँ। एक स्क्रू तो आपका यहाँ को जाएगा, आप देख सकते हो कि प्ले था इसके अंदर। तो हो सकता है कि मैंने या यहाँ पर मदरबोर्ड को अच्छे से एडजस्ट ना किया, नहीं ठीक है। तो अब है बारी इन रिबन कनेक्टर्स की लगाने की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इससे। तो ये है आपका पावर बटन का कनेक्टर। तो इसको सबसे पहले आप अलाइन कर दीजिए, ये जाएगा ऐसे, ट्विज़र से पकड़ के खींच दीजिए। और ध्यान रखिए ये जो सफ़ेद निशान है ये बिल्कुल टच कर जाना चाहिए इसके साथ। तो लगभग ये टच कर रहा है, तो इसको कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि अलाइन हो चुका। अब डाल देते हैं इस LCD कनेक्टर को। इसको डालना थोड़ा ट्रिकी होता है, इतना आराम से मानता नहीं है जाना। तो मुझे बस यही अलाइनमेंट वाला पोर्शन हमेशा बुरा लगता है। तो मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ अपना चला जाए, ठीक है, नहीं चला जाए तो देखो अपना चला गया। बस मैं 2-3 कोशिश करता हूँ तो किसी न किसी कोशिश में मैं सफल हो जाता हूँ। तो उसको दबा दीजिए, देखिए ये LCD कनेक्टर भी सही से फिट हो गया। नहीं हुआ तो आप इसको खोल के, जहाँ से नहीं लग रहा आपको दिक्कत लग रही, वहाँ से इसको दबा के
इसको फिट कर दीजिए। तो देख सकते हो कि ये बढ़िया से फिट हो गया। अब है बारी ऊपर वाले कनेक्टर को लगाने की। तो ये आपका है टच और डिजिटाइजर वाला। तो मैं इसको दबा कर लगा देता हूँ। देखो ये अलाइन हो चुका है, बिल्कुल उतना परफेक्टली तो नहीं हुआ पर फिलहाल काम चल जाएगा इससे। और मैं इसको दबा देता हूँ। तो ये सारे कनेक्टर्स रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इन कैमरास को लगाने की। सबसे पहले तो मैं लगा देता हूँ ये पीछे वाला कैमरा, मतलब कि रियर कैमरा है। इसको तो मैं हाथ से पकड़ करके आराम से अलाइन कर सकता हूँ। देखो कितने बढ़िया तरीके से फ्लेक्स केबल अलाइन हुई। और उसको दबा दीजिए। तो फ्लैश एलईडी भी इसके पीछे ही है। तो दोनों ही मेरे लग गए। फ्लैश एलईडी भी लग चुकी है, देख सकते हो ये फ्लैश एलईडी लग गई है, इसी के पीछे थी। और अब मैं लगा देता हूँ आपका फ्रंट वाला कैमरा। तो इसको ले फिर कनेक्टर को उठा लीजिए और फिर इसको अलाइन कीजिए। बहुत बढ़िया से अलाइनमेंट हो जाती है। और इसको दबा दीजिए। उसके बाद कैमरा का थोड़ा सा उठा के कोशिश कीजिए कि जो ये वाला पोर्शन है ये अंदर को दबे। तो ज़्यादा जोर मत लगाइए, हो सकता है कि इससे आप कैमरे का लेंस तोड़ दें, या जो उसका ऑटो फोकस वाला, हालांकि ऑटो फोकस तो है नहीं आगे वाला, तो ये टूट सकता है। इवन आपकी रेवन कनेक्टर भी हो सकता है। इसको अलाइन करने का अगर नहीं घुस रहा है तो यहाँ पर एक पेचकस रखिए, इसको सीधा कीजिए ऐसे करके और अब इसको दबा दीजिए। देखिए एक पेचकस को नीचे रखने से मैं इस कैमरे को कैसे अलाइन कर पाया। तो ये हो चुका है इसका। तो अब बारी है जो मदरबोर्ड का एक छोटा स्क्रू था, इन स्क्रूज के ढेर में उसको ढूंढना। ये रहा। मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि स्क्रूज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं इसी को लगा देता हूँ। देख सकते हो कि मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है वो अभी मैग्नेटाइज नहीं है। तो मैं इसको मैग्नेटाइज करके इस स्क्रू को यहाँ लगा देता हूँ। तो आपका ये स्क्रू भी हो गया तैयार। तो अब हो चुका है मदरबोर्ड तैयार। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कदम है जिसको मुझे इसमें करना है वो है वापस इन टेप्स को, कैप्टन टेप्स को वापस लगाना। तो हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अगर मैं लगा दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसको कुछ अलाइन करने की ज़्यादा आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको लीजिए और लगा दीजिए, बस तैयार। इस हिसाब से हम लोग इसको भी लगा देते हैं। ये जाएगी कुछ इस टाइप से। ये हो गया। अब ये है फाइनली डिजिटाइजर वाली। तो इसको निकालने में तो महाभारत हुई थी हमारी, तो इसको भी लगाने में तो नहीं होगी। तो अब हो चुका है मदरबोर्ड रेडी, सब कुछ रेडी, सब कनेक्शन तैयार है। बस ये जो वाइब्रेटर मोटर है थोड़ी सी तिरछी पड़ी हुई है, इसको भी हम हाथ सीधा कर लेते हैं। तो ये वाइब्रेटर मोटर भी सही से लाइन हो चुकी है। एक बार आप फ़ोन को बंद करने से पहले मैं एक बार फ़ोन को चेक कर लेता हूँ कि डिस्प्ले चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि कई बार वापस बंद करने के बाद इस फ़ोन को ऑन करना उतना आसान नहीं होता है। तो पावर बटन है नीचे वाला। तो देख सकते हो कि फ़ोन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन बढ़िया से बूट हो चुका है, टच भी काम कर रहा है। तो सब चीज़ें काम कर रही हैं। आप यहाँ पर चेक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो काम करती हैं। बस एक आध LCD और ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यही चेक करना होता है हमें। तो ये हो चुका है, सब कुछ बढ़िया, सब रेडी है। अलाइनमेंट में मुझे इस कैमरे में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कैमरा सही से अलाइन हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला, इसके लिए भी वही तरीका अपना लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर को नीचे रख के एक आध कैमरे को पहले डाल के देख लेते हैं। नहीं वही चीज़ है, कोई यही इस टाइप से ही है। तो आइए अब इसका जो बैक फ्रेम है उसको अलाइन करते हैं। तो बैक फ्रेम को अलाइन करने से पहले मुझे इस चीज़ को जो मैंने इसमें से निकाली थी लाउड स्पीकर असेंबली वाले को, उसको वापस अलाइन करना है। तो सबसे पहले इसको रखिए और दबा दीजिए। तो ये लाउड स्पीकर असेंबली भी होगी रेडी। अब है इसको अलाइन करके इंस्टॉल करना। तो कुछ नहीं है, आपको जस्ट ऊपर की साइड से इसको दबाइए, जहाँ भी USB पोर्ट होता है उस साइड से स्टार्ट कीजिए और उस साइड को सबसे पहले इंसर्ट कीजिए। उसके बाद उंगलियों से पूरी फ्रेम को नीचे तक दबा दीजिए। तो अब ये हो चुका है रेडी। तो उसके बाद फिर यहाँ से भी दबा दीजिए। अब हो चुका है सारा कुछ रेडी। तो ध्यान देखिए कि कोई चीज़ बच ना गई हो, टेबल पर कुछ नहीं बचा। अब है इन 12 स्क्रूज़ को वापस लगाना। तो 12 स्क्रूज़ को मैं इसमें कोई ऐसी नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की इस स्क्रू को वहीं लगाना है। तो ये सारे स्क्रू सेम ही हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब मैं इस वीडियो को स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप फाइनली देख सकेंगे हुआ क्या। तो मैंने सारे 12 स्क्रूज लगा दिए हैं। अब बारी है सिम डालने की। तो मैं इस सिम को डाल देता हूँ। आपके पास अगर SD कार्ड और वो भी है, दूसरा सिम है, तो उसको भी डाल दीजिए। उसके बाद बैटरी को अलाइन कर देते हैं, लगा देते हैं और उसके बाद बैक कवर को इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो मतलब इसकी पोजीशन पे फिट कर देते हैं, दबा दीजिए सारी साइड से। तो ये बैक कवर भी रेडी हो गया।
तो आइए देखते हैं इसको ऑन करके। तो टच और डिस्प्ले तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कि फ़ोन बूट हो चुका है। तो टच काम कर रहा है, वो तो पहले चेक हो चुका था। तो सिम भी वर्क कर रही है, सिग्नल आ चुके हैं। तो मैं एक बार कैमरा को देख लेता हूँ। देख सकते हो आपका जो पीछे वाला कैमरा है वो बढ़िया से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब एक बार जब आगे वाले कैमरे को भी चेक कर लेते हैं। तो आगे वाला कैमरा इससे आएगा। तो आप देख सकते हो आगे वाला कैमरा भी बढ़िया से चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो ये फ़ोन है इसको टीयर डाउन करना उतना कठिन नहीं है, बहुत आराम से ये टीयर डाउन हो गया। कोई ग्लू नहीं थी कहीं पर। बस अगर आप चाहते हो कि इसके एलसीडी और इसके टच को सेपरेट करना फ़ोन से, तो उसके लिए आपको हॉट एयर गन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, वहाँ पर ग्लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको निकालने के लिए आपको हॉट एयर गन या हेयर ड्रायर या हॉट प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल वो वाला पोर्शन मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। तो आप देख सकते हो इस जोलो एरा एक्स को खोलना और बंद करना इतना कठिन भी नहीं है, काफ़ी आसान है। कोई ग्लू नहीं थी इसके अंदर, इसलिए काफ़ी आसान हो गया ये सारा पोर्शन। तो इसी के साथ मैं इस टीयर डाउन पार्ट्स व्यू और रीअसेंबली वाली इस जोलो एरा एक्स की वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि जोलो एरा एक्स कैसे बना हुआ है और इसको टीयर डाउन कैसे करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मेरी आगे आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस, गैजेट्स रिव्यूज और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।